स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज हम अकाउंट्स का क्लास 12 का ही सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पार्टनरशिप टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के, जिसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 को देख लिया है। आज मैं चैप्टर 4 आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड इसी के साथ आपका पार्टनरशिप वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा शेयर डिबेंचर्स वाला टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, कि अगर कोई कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो उसमें किस किस तरीके के सिनेरियोज आते हैं अकाउंटिंग में, तो उसी टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। आपको इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्या ऑप्शन है? डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और फर्म का डिसोल्यूशन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर कोई फर्म डिसॉल्व होता है तो उस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। नाउ सेकंड, अ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्या है, ए फर्म इज डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट टू इट। एक फर्म कब डिसॉल्व हो सकता है, जब जितने भी पार्टनर है उस फर्म के सारे ने मिलकर कंसेंट दे दिया कि हाँ हमें इस फर्म को अब डिसॉल्व ही करना है, नहीं चलाना है कंपनी। तो उस केस में आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। लास्ट ऑप्शन क्या है, ए फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व व्हेन ए पार्टनर डिसाइड्स टू रिटायर। अगर सपोज करो 3-4 पार्टनर वाली कंपनी है, किसी एक पार्टनर ने अपनी रिटायरमेंट डिसाइड कर ली, तो उससे कोई मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी कंपनी को ही आपको डिसॉल्व करना पड़ जाए। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार में इसमें सब इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है, ये सीखना है कि अगर कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी भी डिसॉल्व हो। लेकिन अगर कोई कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो मैंडेटरी है कि पार्टनरशिप तो डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। सेम क्वेश्चन है ये भी। क्या ऑप्शन है? डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। ठीक है, फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप का भी डिसॉल्व हो जाना, बिल्कुल सही है। अ फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर और व्हेन ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक फर्म जो है कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी कब, जब उनके सारे के सारे पार्टनर्स या फिर व्हेन ऑल एक्सेप्ट वन। ठीक है, या फिर एक को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर क्या हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं। ठीक है, एक फर्म कंपल्सरीली तब डिसॉल्व हो जाती है जब उस कंपनी के सारे पार्टनर्स या फिर किसी एक बंदे को छोड़ के उसके अलावा जितने पार्टनर बचे वो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। नाउ सी क्या है, कोर्ट कैन ऑर्डर ए फर्म टू बी डिसॉल्व व्हेन ए पार्टनर बिकम इनसेन। अगर कोई पार्टनर इनसेन हो जाता है या फिर वो अनसाउंड हो जाता है माइंड उसका, ठीक है, तो उस केस में जो है अगर कोर्ट में जाती है कंपनी, तो उस केस में क्या है, कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप की जो डिसोल्यूशन है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे भी हो सकती है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट का इंटरवेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली अगर कोई डिस्प्यूट होता है तभी कोई कोर्ट में जाता है, अदरवाइज म्यूचुअल एग्रीमेंट से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी उसको आगे अगले लेक्चर्स में इम्प्लीमेंट करने का। इसका पीडीएफ मैं थोड़े टाइम पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो बैंक में जो आपका ओवरड्राफ्ट है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा। क्या ऑप्शन है आपके, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, रियलाइजेशन अकाउंट में जो है आपका क्या ट्रांसफर हो जाएगा, जो बैंक में आपके ओवरड्राफ्ट वाले पैसे हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन अकाउंट क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट वो होता है जब कोई कंपनी आपकी डिसॉल्व होती है। ठीक है, कोई फर्म है आपका, वो आपका डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करेंगे,
क्लोज करेंगे, जितने भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है सबको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ है उसको हम क्या कर देते हैं, पेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो सारे एसेट्स को बेचते हैं और सारी लाइबिलिटीज़ को जो है वो पेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसी जो हम एसेट को सेल करते हैं और जो लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज होते हैं, तो इस चीज़ का भी ट्रांजैक्शन हम कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जो जो कि नॉमिनल अकाउंट ही होता है। उस अकाउंट का नाम है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो भी एसेट हम सोल्ड आउट करते हैं या फिर जो लाइबिलिटीज हम पे ऑफ करते हैं, कब, जब फर्म हमारा डिसॉल्व होता है। तो फर्म डिसोल्यूशन के टाइम पे हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि एक तरीके का क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो जब फर्म डिसॉल्व होती है तो जो बैंक में आपके ओवरड्राफ्ट वाले पैसे हैं वो आपके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। जितने भी आपके एसेट्स हैं और जो भी आपकी लाइबिलिटीज है सारी की सारी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, एक्सेप्ट सिर्फ 3 चीज़ें ट्रांसफर नहीं होती है। बहुत याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 90% चांस से मिल सकते हैं। तो 3 चीज़ क्या है जो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती है। एक तो आपका जो आपके पास कैश इन हैंड है वो, ठीक है, जो बैंक बैलेंस है वो, ठीक, और इसके अलावा फिक्सियस एसेट, ठीक है। कौन सा एसेट, फिक्सियस एसेट। फिक्सियस एसेट्स क्या होता है, ये एक तरीके का इंटेंजिबल एसेट्स होता है। क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट जो एक्चुअल में हमने पढ़ा है अभी तक उससे डिफरेंट होता है। हमने इंटेंजिबल एसेट के बारे में क्या पढ़ा है, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब फिजिकली हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन जो क्या है वो मेजरेबल होता है। जैसे कि आपका गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, हम उसको मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स में। लेकिन जो आपका फिक्शियस एसेट होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसका जो स्कोप है वो काफ़ी नैरो होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि जो आप एडवर्टीजमेंट में कुछ खर्च कर रहे हो, या फिर आपने कोई फर्म स्टार्ट करी, ठीक है, आपने जीएसटी का नंबर लिया, आपका उसमें कुछ खर्च हुआ, आपने लाइसेंस लिया कंपनी के लिए, उसमें आपका कुछ खर्चा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है जो आपको लॉन्ग रन में, ये सारी खर्चे आप क्यों करते हो, ताकि आपको लॉन्ग रन में कंपनी में प्रॉफिट दे, ठीक है। आप एडवर्टीजमेंट में पैसे क्यों खर्च करते हो, ताकि लॉन्ग रन में आपको फायदा दे। तो एक तरीके का वो एमोटाइजेशन है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्शियस एसेट। ऐसा एसेट जो इंटेंजिबल है लेकिन मेजरेबल नहीं है, उसको हम कहीं भी मेजर नहीं करते हैं, ठीक। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए कंपनी के, या फिर प्रोमोशनल एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे आपके फिक्शियस एसेट के एग्जाम्पल है। तो फिक्शियस एसेट्स, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, इन तीनों को जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते हैं। उसके अलावा जितनी भी कंपनी के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं सबको हम किस में रखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। कोई फर्म अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब डिसॉल्व हो रही है, तो जो पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा। सपोज करो पार्टनर जो आपका बिजनेस में पार्टनर है उसने कोई कंपनी से ही कोई लोन ले रखा हो, सपोज करो कंपनी से उसने 10 लाख रुपए निकाल लिए हो। अब जब कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो उस पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफर होएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। जो पार्टनर का लोन अकाउंट है वो कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, वो अभी लोन में ही रहेगा। ये पैसा कब एडजस्ट होगा, देखिए जब भी कंपनी डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले हम किसका पैसा देते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं हम उसका पैसा देते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है हम उसको पेड ऑफ करते हैं ना, उसके बाद हम इंटरनल लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का क्या मतलब हो गया, जो आपने बाहर से कुछ कर्जा लिया है, जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो, ठीक है, या फिर जो अगर किसी की सैलरी ड्यू है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी ड्यू है, वो सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी में आपका क्या आ गया कि आपने ही कंपनी से कोई लोन दिया हुआ है सपोज करो, या तो ठीक है, तो वो आपको बाद में मिलेगा। तो वो आपको कब मिलेगा, जब आपका जब सारी लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद जो आपका बचा हुआ कैपिटल है वो आपको मिल जाएगा। तो उसी कैपिटल में जो है आपका लोन वाला अमाउंट भी एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर का लोन अकाउंट हम कहीं ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो पैसा लोन अकाउंट में ही रहेगा। जब हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ हो जाएगी उसके बाद आपके कैपिटल जो आपका कैपिटल बचेगा उसी से आपका लोन एडजस्ट करके आपको पे कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपका नन ऑफ एबव है, नन ऑफ दीज, ठीक। तो ये आपका बैंक अकाउंट में ही रहेगा, मतलब लोन अकाउंट में ही रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
आफ्टर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल इन द रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो हम सबसे पहले किसकी लाइबिलिटीज क्लियर करते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं या फिर जो बिल पेएबल है जो हमें पे करना है, ठीक है, इन द रियलाइजेशन अकाउंट। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पेमेंट सच लाइबिलिटी आर ट्रीटेड एज। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब आपने रियलाइजेशन अकाउंट में सारे पैसे डाल दिए जो भी आपके क्रेडिटर को देने हैं, बिल पेएबल है, आपने सारी लाइबिलिटीज अपनी डाल दी, लेकिन अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पेमेंट के बारे में, ठीक है, तो सच लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज। तो उन लाइबिलिटीज को आप कैसे ट्रीट करोगे? सपोज करो आपने टोटल 10 लाख रुपए डाल दिए रियलाइजेशन अकाउंट में कि ये आपको जो है क्रेडिटर्स को देना है, लेकिन आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस क्रेडिटर को कितना देना है। तो कोई क्रेडिटर आपके पास आएगा कि हाँ हमारा इतना पेंडिंग है, तो आप अपना मैच करके डेटा दे दोगे, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई आया ही नहीं पैसा लेने, सपोज करो अगर ऐसा सीन है कि कोई पैसा लेने आया ही नहीं, ठीक है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस पूरे 10 लाख को मेरे कहाँ कहाँ पेंडिंग है, ठीक, तो उन लाइबिलिटीज को हम क्या ट्रीट करेंगे? नेवर पेड, कि हम इसको पे ही नहीं करेंगे, फुल्ली पेड, पार्टली पेड या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हम इसको हमेशा फुल्ली पेड की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इस अमाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इसको पे नहीं किया, लेकिन हमने रियलाइजेशन अकाउंट में इसको एज ए लाइबिलिटी दिखा दिया है। अब हमारे पास कोई बंदा आएगा जिसकी लाइबिलिटीज होगी वो एक्चुअल में, तो हम उसको वो पैसा दे देंगे। इसीलिए हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? जैसे ही पैसा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में आया वैसे ही हम उसको फुल्ली पेड ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, इसको आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, जब रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो फर्म दे देता है किसी को ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, तो सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू, ठीक है, रियलाइजेशन करने में जो आपकी अगर कुछ एक्सपेंस हुई है, ठीक, तो वो फर्म पे कर देता है। पार्टनर के बिहाफ में कौन पे कर देता है? आपका फर्म पे कर देता है, ठीक, तो सच एक्सपेंस आर डेबिटेड टू। ऐसे एक्सपेंसेस कहाँ डेबिट होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे डेबिट हो जाएगा ये पैसा? आपका पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से जो है ये क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका फर्म ने पे किया है ऑन बिहाफ। ये पे आप किसको करना था? पार्टनर को पे करना था, लेकिन पे किया किसने? फर्म ने किया। तो बाद में क्या करेंगे? जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा उसमें से हम वो पैसा डेबिट कर देंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन टेकन ओवर बाय द पार्टनर आर शोन इन। जो आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, सब अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या हो गया? आपको टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर ने ले लिया। सपोज करो कंपनी का कोई 1 लाख का फर्नीचर है, ठीक है, 1 लाख का कोई फर्नीचर है, सोफा है मान लो 1 लाख का, ठीक है, अब आपकी कंपनी डिसॉल्व हो रही है, आप वो सोफा लेके अपने घर चले गए, ठीक, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो आपने क्या किया? कंपनी के एसेट को टेक ओवर कर लिया एक तरीके से। तो ये जो आपका एसेट है ये क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो इसको आप कहाँ दिखाओगे? डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट, क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट या फिर क्रेडिट ऑफ बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है, क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसको आप कहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे? इसको हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में जब हम पार्टनर का जब हम कैपिटल उसको वापस करेंगे, जब सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद हम क्या, जब उसके पैसे को हम वापस करेंगे तो उस केस में क्या होगा? जो ये 1 लाख का सोफा का उसने जो कंपनी से लिया है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सपोज करो 3 लोगों की कंपनी है, राम, श्याम, घनश्याम, ठीक है, तो अगर राम ने ये 1 लाख का सोफा लेके गया है और राम की सपोज करो कैपिटल है मान लो 2 लाख, ठीक है, तो जब राम की कैपिटल एडजस्ट होएगी, सपोज करो कंपनी प्रॉफिट में ही है और राम का मान लो यहाँ बच रहा है, इनका 2 लाख ही बच रहा है, ठीक है, तो जब हम इनको 2 लाख वापस करेंगे तो हम इसमें जो ये 1 लाख का ये सोफा लेके गए हैं ये इसमें एडजस्ट करके माइनस करेंगे, मतलब इनको एक्चुअल में 1 लाख ही वापस होगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाख का ये सोफा लेके चले गए हैं। तो इस केस में क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जब पे कर दी जाती है तो वो कहाँ पे शो होती है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्या हो गई? इसी तरीके से जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं आपके, उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं जिस लाइबिलिटी को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। सपोज करो जैसे मैंने ये सोफा वाला ही एग्जांपल ले लो कि कंपनी डिसॉल्व हो रही है, कंपनी को वहाँ पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सपोज करो सोफे की ही रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, या कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, सपोज करो मेरे घर पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मैं वो कंप्यूटर उठा के ले गई अपनी कंपनी में कि हाँ भाई यही कंप्यूटर आप यूज़ कर लो, ठीक है, तो ये तो कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी हो गया क्योंकि मैंने अपना पर्सनल कंप्यूटर दिया है कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी के लिए क्या हो गया ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट, क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट या फिर क्रेडिट ऑफ बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑब्वियसली डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमेशा क्रेडिट होगा और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्या होगा, हमेशा आपका डेबिट होगा। तो जब हम वापस करेंगे, इसमें भी एग्जांपल ले लो राम श्याम घनश्याम का, ठीक है, तो सपोज करो राम अपने घर से कंप्यूटर लेके आए हैं, तो अब राम की कैपिटल पे की जाएगी लास्ट में, मान लो उनका 2 लाख का कैपिटल है, ठीक है, और 50,000 का सपोज करो वो अपना कंप्यूटर उन्होंने दिया था, तो जब इनको ये पैसा पे किया जाएगा ना, तो उसको उनको ये वाला पैसा भी इसके साथ ऐड करके दिया जाएगा 50,000, ठीक है, तो इनको टोटल 2.5 लाख पे किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपना पर्सनल सामान जो है वो कंपनी को दिया है, तो वो क्या है, एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू, जो आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स है, कब, डिसोल्यूशन के केस की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स है वो आपका कहाँ पे ट्रांसफर होएगा, रिजोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लास्ट में बचेगा, सारे लाइबिलिटीज जितने भी क्रेडिटर्स हैं एक्सटर्नल सबको देने के बाद, अब जो आपका प्रॉफिट बचेगा एक्यूमुलेटेड वो किसको मिलेगा, ऑब्वियसली जितने पार्टनर्स है कंपनी में उन्हीं को मिलेगा, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपके प्रॉफिट होंगे और जो भी आपका रिजर्व्स होगा, ठीक है, जो आप रिजर्व रखते हो, सपोज करो आप उसके लिए रिजर्व रखते हो ना, डाउटफुल डेप्ट्स के लिए आप रिजर्व रखते हो कि अगर आपको कोई डेप्ट नहीं मिला तो आप उसमें से एडजस्ट करोगे, तो जितने भी आपके डाउटफुल डेप्ट वाले रिजर्व्स हैं और भी आपका कोई जनरल रिजर्व है, जितनी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुई है आपको बिजनेस में, वो सारा आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, किस रेशियो में होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू, जब कोई फर्म डिसॉल्व होता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को भी तो अल्टीमेटली हम क्लोज करेंगे, तो वो हम किस अकाउंट के थ्रू क्लोज करेंगे, क्योंकि पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट क्या है, बिजनेस में ही खुला है ना उनका कैपिटल अकाउंट, तो अल्टीमेटली जब पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो उस पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम कैसे क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, ड्रॉइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर लोन अकाउंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट। ऑब्वियसली पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट में जितने भी पैसे अल्टीमेटली जाएंगे उनका कैपिटल प्लस जो भी कंपनी से प्रॉफिट हुई है या फिर जो लॉस हुआ है वो सारा एडजस्ट होकर जितना भी रिमेनिंग पैसा बचेगा वो कैपिटल अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अल्टीमेटली पार्टनर के जो अपना बैंक अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इसी में आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको इन्हीं में से बताना है, सब में दो दो ऑप्शन है, ओके। नाउ ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्शियस एसेट, मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज जाती है, क्या क्या नहीं जाती है, कैश नहीं जाता, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस जो है वो नहीं जाता, और आपका क्या नहीं जाता, फिक्शियस एसेट नहीं जाता, ठीक है, तो ये तीनों को छोड़ के जितने भी बाकी एसेट्स हैं आर ट्रांसफर टू विच साइड ऑफ डैश अकाउंट, ठीक है, कौन से साइड जाएगा, एसेट है तो एसेट हमेशा किस साइड जाता है, एसेट आपका हमेशा डेबिट साइड जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ, ठीक है, डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डैश लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट, ठीक है, यहाँ किस लाइबिलिटी की बात हो रही है, हम सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी को पे करते हैं, हम सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी को ही पे करते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी क्या हो गई, जो आपकी अपनी लाइबिलिटी, सपोज करो पार्टनर ने ही कंपनी को कोई लोन दे रखा है पार्टनर ने, तो वो क्या है आपकी इंटरनल लाइबिलिटी है, लेकिन एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है, कंपनी का कोई क्रेडिटर है वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी आर ट्रांसफर टू, जो भी लाइबिलिटी होती है वो आपकी किस साइड ट्रांसफर होती है, एसेट हमेशा आपका डेबिट साइड होता है और लाइबिलिटी आपकी हमेशा कहाँ पे ट्रांसफर होती है, क्रेडिट साइड में, ठीक है, तो क्रेडिट साइड ऑफ विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर ट्रांसफर टू, जितने भी आपके लॉसेस हैं, मान लो आपका सबको पे करने के बाद लॉस हो गया, वो आपका कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो सब कुछ किस में ट्रांसफर होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इन विच रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ अ लाइबिलिटी इज अज्यूम्ड बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी अज्यूम की है
यहाँ पे अजम्पशन का क्या मतलब है, मान लो कि पार्टनर की कोई लाइबिलिटी उसने अज्यूम की है, सपोज करो कोई फर्म की ही कोई चीज़ है, सपोज करो कंप्यूटर ही है, ठीक है। अब पार्टनर बाहर है, अब वहाँ पे कंप्यूटर उसको खरीदना है, उनके पास तभी जो है कंपनी का बैलेंस नहीं है, सपोज करो उनका पर्सनल बैंक अकाउंट है। उसने क्या किया उस समय जो है फॉर दैट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम उन्होंने क्या किया, अपना ओन जो उनका बैंक बैलेंस था उससे उन्होंने पे करके कंप्यूटर खरीद लिया कंपनी में। अब वो क्या हो गया, कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो सच ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस समय पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, अब बाद में उनके कैपिटल अकाउंट में तो ये पैसा जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से 50,000 निकाल के कंपनी के लिए कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर चाहे तो वो पैसा वो या तो कंपनी से ले सकते हैं, अगर उन्होंने वो पैसा नहीं लिया कंपनी से, सपोज करो मेरी ही कंपनी है, मैंने 50,000 का अपना पैसे से कंप्यूटर खरीद लिया, अब मैंने वो पैसा कंपनी से नहीं लिया, तो मेरे तो वो पैसे क्या होंगे, वो एज ए कैपिटल ही होंगे ना, वो जो जितने भी मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसी में से ये 50,000 भी एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 50,000 होगा ये आपका कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल में एड ऑन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्रेडिटेड, ठीक है। अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर ने अज्यूम की है, पार्टनर ने खुद ही ले ली है, ठीक है, तो सच अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो कैपिटल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन विच केस, इन दैट केस कि अगर उन्होंने वो वाला पैसा जो है कंपनी से दोबारा लिया ही नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पार्टनर टेक ओवर एन एसेट, इसी तरीके से अगर पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर कर लिए, ठीक है, कंपनी से कोई एसेट ले ली है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए हैं, सपोज करो कंपनी से वो सोफा लेके ही चले गए लेकिन उसके पैसे नहीं दिए उन्होंने, और सोफा मान लो कि 50,000 का था, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उस केस में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सोफा तो लिया कंपनी से लेकिन कंपनी को उसके पैसे नहीं दिए, तो उस केस में क्या होगा, जितने भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसमें से वो वाला अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन ए डैश एक्सेप्ट अ फिक्स्ड एसेट इन पेमेंट ऑफ ए ड्यूज, ठीक है। कौन सी एंट्री जो है वो रिक्वायर नहीं होगी जब व्हेन ए पार्टनर और क्रेडिटर एक्सेप्ट ए फिक्स्ड एसेट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब सपोज करो आपकी कंपनी का कोई क्रेडिटर है, ठीक है, उन्होंने जो है उनको आपको पैसे देने हैं क्योंकि वो आपके कंपनी का क्रेडिटर है, आपने वहाँ से कोई सामान खरीदा होगा लेकिन पैसे नहीं दिए होंगे, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, आपके लिए क्रेडिटर हो जाते हैं। अब आपने क्या किया, आपने फिक्स्ड एसेट ही दे दिया, ठीक है, इन पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, आपने जो है उनसे फिक्स्ड एसेट लिया, आपने उनको फिक्स्ड एसेट अपना दे दिया, कोई चीज़ दे दी, सपोज करो आपका सोफा का बिजनेस है, आपने उनको जो है क्या किया, पैसे नहीं देके सोफा ही दे दिया, अब आपका ड्यूज एडजस्ट हो गया, सपोज करो आपको 50,000 उनको लौटाना था, तो आपने 50,000 नहीं लौटा के क्या लौटा दिया, सोफा ही लौटा दिया आपने, ठीक है। तो व्हेन ए डैश एक्सेप्ट ए फिक्स्ड एसेट, तो इस केस में आपको कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रेडिटर, ठीक है। अगर आप किसी क्रेडिटर से जो है फिक्स्ड एसेट ले लेते हैं इन पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, आप उनको ड्यू पेमेंट नहीं करके क्या करते हैं, एसेट ही दे देते हैं उनको, ठीक है, तो उस केस में जो है आपको कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इसमें जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी, ठीक है। ये आपके किस केस की बात हो रही है, ये आपके नॉर्मल वाले केस की बात नहीं हो रही, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे डिसोल्यूशन के ही क्वेश्चंस है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये डिसोल्यूशन की ही बात हो रही है, ठीक है। कंपनी डिसॉल्व हो रही है, क्रेडिटर को आपको पैसे लौटाने हैं लेकिन आपने क्रेडिटर को पैसे नहीं लौटा के अपनी कंपनी की कोई एसेट दे दी, उसी अमाउंट की, जितने अमाउंट का भी उनका क्रेडिट है, मान लो 50,000 का है तो अपने 50,000 का कोई एसेट ही उनको दे दिया, तो उस केस में आपको किसी भी जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, डिसोल्यूशन के केस में। नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट, ठीक है, हुज वैल्यू इज मच मोर देन अमाउंट ड्यू टू हिम, ठीक है। अब जो क्रेडिटर ने सपोज करो जो ये एसेट एक्सेप्ट किया है उसका वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, मान लो उनको उनका जो ड्यू अमाउंट था वो 50,000 ही था लेकिन जो आपने उनको एसेट दे दिया वो 2 लाख का दे दिया, तो 1.5 लाख का तो आपने ज़्यादा दे दिया उनको, तो वो क्या करेगा, जो बाकी के पैसे हैं 1.5 लाख है वो उसको पे करेगा या नहीं करेगा, he will dash pay or not pay the excess amount which will be credited to, obviously वो पे करेगा, कितना पे करेगा, 50,000 तो उसका था ही पैसा, तो 50,000 तो नहीं करेगा, जो बचा मतलब 1.5 लाख वो क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है, he will pay the excess amount। अब उसने पे कर दिया तो वो वाला जो उन्होंने पे किया है वो आपका कहाँ पे ट्रांसफर होएगा, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट में ही वो पैसा आपका क्या होगा, ट्रांसफर होगा,
ठीक है, सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी एक्सेप्ट कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस एंड फिक्शियस एसेट। इन तीनों को छोड़ के सारी चीज़ें कहाँ ट्रांसफर होगी? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when the firm has agreed to pay the partner a fixed amount for realization work। ठीक है, अब किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन वर्क किया है, ठीक, अब फर्म अग्री हो गया, कंपनी अग्री हो गई उस पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट देने के लिए, सपोज करो 1000 रुपये वो उसको देगी रियलाइजेशन वर्क के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड। सच फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा उसको रियलाइजेशन वर्क के लिए भी कुछ पैसे देगी। सच फिक्स्ड अमाउंट इज डेबिटेड टू, तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट है ये आपका कहाँ से डेबिट होगा? बताइए, ये आपका कहाँ से डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट से या फिर आपका कैपिटल अकाउंट से? कहाँ से डेबिट होगा? ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट से ही डेबिट होगा, क्योंकि हमने सारा पैसा कहाँ रखा हुआ है? रियलाइजेशन अकाउंट में ही रखा हुआ है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से तो आपका डेबिट होगा, लेकिन वो आपका क्रेडिट कहाँ हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में? कहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बाद में जब कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है, लास्टली जब कंपनी डिसॉल्व होकर पूरा क्लोज हो जाती है, तो फिर वो कैपिटल अकाउंट का जो पार्टनर का पैसा है वो कहाँ चला जाता है? उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। लेकिन फिलहाल कहाँ पे क्रेडिट होगा? उसके कैपिटल अकाउंट में। और डेबिट कहाँ से होगा? रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पार्टनर लोन इज डैश ट्रांसफर्ड और नॉट ट्रांसफर्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। अब पार्टनर ने जो लोन ले रखा है, ठीक है, वो आपका ट्रांसफर होगा या फिर ट्रांसफर्ड होता है या फिर नॉट ट्रांसफर होता है इन द रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर का लोन क्या ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में? ये हमने अभी ऊपर भी देखा था, ये ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं ट्रांसफर होगा? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में पहले वही ट्रांसफर होता है जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। हम सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करने के बाद ही इंटरनल लाइबिलिटी को पे करते हैं। तो पार्टनर का जो लोन है वो क्या है? एक तरीके की इंटरनल लाइबिलिटी है, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स डैश अकाउंट। ठीक है, पार्टनर की जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट मतलब वो जो पार्टनर का बिजनेस वाला अकाउंट है, वो कब आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, तो वो पार्टनर के किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा वो पैसा? ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। करंट अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर होगा सारा पैसा? डिसोल्यूशन के केस में कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होगा, और कैपिटल अकाउंट से अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा? उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में चला जाएगा, और कंपनी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं अगला जो लेक्चर है हमारा वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला जो लेक्चर है, जो कि ये आपका क्लास 12 के अकाउंटिंग का पार्ट 1 था। ठीक है, तो पार्ट 1 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका। ठीक, अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में आपका शेयर्स वाला टॉपिक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं जल्दी ही उसको अपलोड करूँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि 2-3 दिन के अंदर जो है 12th का सारा अकाउंटिंग आपका फिनिश करवा दूँ, सो दैट आपको रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।